नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाई है और कुल मिलाकर इनको बस विरोध ही करना आता है। कभी किसानों का विरोध करती है तो कभी युवाओं का विरोध करती है। साथ ही कई अहम मुद्दों पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसदों में कहना चाहूँगा कि 2003-04 में बेरोजगारी भत्ता देने का आपने फैसला किया था। तब मात्र 300 रुपया प्रति माह था और 2012-13 में उसको 1000 किया गया और 16-17 में उसको बंद कर दिया गया। पूरे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 100 करोड़ रुपए के बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया गया, मात्र 100 करोड़ 15 साल में, जबकि हम लोग इसी साल के बजट में अभी 250 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं, जांच होनी चाहिए, लेकिन तय तो करें। छापा डाल रहे हैं तो कि राजनीतिक उद्देश्य से डाल रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस पकड़ने, कितना पैसा पकड़ रहे हैं भाई? एक महीने से 50 छापा डाल दे 50 ठिकानों में, कितना पैसा जब्त किए हैं, कितनी संपत्ति, और फिर मारपीट कर रहे हैं, मार मार के लिखवा रहे हैं। यदि तुम्हारे पास प्रमाण है तो मारने की क्या जरूरत है? पैसा है, रुपया है, सोना चांदी है, पकड़ते बेनामी संपत्ति, उसको पकड़ते, कार्रवाई करते, दिखाते कागज, दस्तखत कराते, लेकिन मार मार के दस्तखत करा रहे हैं। कितने लोग आवेदन कर चुके हैं और इस मामले में पत्र में जरूर लिखा हूं। एक दूसरा इशू ये है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि ईडी का छापा पड़ा है तो केवल छत्तीसगढ़ में। पिछले एक महीने में ही आप देखेंगे, जब से हमारा अधिवेशन शुरू हुआ उसके उस समय से लेके अब तक के लगभग 50 ठिकानों में छापे लोग मार चुके हैं, 50 से अधिक। लेकिन अभी तक के व्यापारियों के यहाँ, उद्योगपतियों के यहाँ कितने राशि मिली उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के यहां ईडी की रेड पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अब तक सबसे ज्यादा ईडी की रेड छत्तीसगढ़ में पड़ी है। कांग्रेस महाधिवेशन के बाद अब तक 50 से ज्यादा छापे पड़े हैं। कितना पैसा और संपत्ति जब्त की गई है यह ईडी ने नहीं बताया है। भूपेश बघेल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं और उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ईडी को जो अधिकार मिला है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। छापे के दौरान ईडी मारपीट कर जबरदस्ती दस्तखत करवाती है और कई लोगों से इसकी शिकायत की गई है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा गया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि अब तक सबसे ज्यादा ईडी की रेड छत्तीसगढ़ में पड़ी है। कांग्रेस महाधिवेशन के बाद अब तक 50 से ज्यादा रेड पड़ चुकी है, लेकिन कितना पैसा और संपत्ति जब्त की गई है और इसकी जानकारी अभी तक ईडी ने नहीं दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस की ओर से महिलाओं को सुरक्षा और उसके लिए वॉक फॉर कॉज का आयोजन किया गया। तो वही आपको बता दें, अधिक से अधिक महिलाओं को पुलिस के साथ जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में प्रशासनिक और पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वॉक फॉर कॉज का मरीन ड्राइव से वहां पर शुरुआत की गई और वही घड़ी चौक पर जाकर समापन किया गया। इस दौरान महिलाओं से जुड़े अपराधों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कई विभागों की और संस्थानों से जुड़ी महिलाओं का सम्मान करने के लिए निर्देश दिए। रायपुर पुलिस और मैवरिक फाउंडेशन ने मिलकर के एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जो महिला सुरक्षा और महिला सम्मान को लेकर के एक मैसेज देने के लिए है रायपुर की जनता को। और इस वॉक में रायपुर से बहुत सारे लोग आज सुबह शामिल हुए हैं और हमारा मैसेज है कि महिला क्राइम को और कम करना, महिला के अगेंस्ट जो क्राइम है और जो होता है उसके लिए रायपुर पुलिस सर्विसेज देने के लिए तैयार है। रायपुर पुलिस की ऑल वीमेन महिला हेल्पलाइन है जिसमें सिर्फ महिला पुलिसकर्मी है, उनके साथ लोग
किसी के साथ ऐसा कुछ होता है या होने का अंदेशा है तो वो बात कर सकते हैं और पुलिस से हेल्प ले सकते हैं। हम सबको मिल करके रायपुर में क्राइम फ्री सोसाइटी बनाना है और महिला की सुरक्षा, महिला के सम्मान के लिए सबको। जो वॉक फॉर मैराथन निकाला गया है, इसका उद्देश्य यही है कि हम सब बहनों के लिए निकाला गया है। जो आज हमारी स्थिति है कि आज हम लोग जो असुरक्षित है उसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। तो आज हम सब बहनें यहाँ एकजुट होकर आई है कि उनको मजबूती प्रदान करें और एक संदेश दे समाज में सकारात्मक रूप से कि नारी का सम्मान किया जाए और उसे सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का एक छोटा सा गांव पुरई अब जल्द ही एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। तो यहां पर रहने वाली 15 साल की बेटी चंद्रकला ओझा ने 9 अप्रैल को लगातार 8 घंटे तक तैरकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करेंगी। और वहीं इससे पहले यह रिकॉर्ड यही रहने वाले ईश्वर का था। उन्होंने लगातार 6 घंटे तक तैरकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। आपको बता दें 9 अप्रैल को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम पुरई गांव पहुंच रही है और वही तैराकी में अब तक चंद्रकला कई कीर्तिमान स्थापित की है। और वही विश्व रिकॉर्ड का पूरा करने के लिए हर दिन सुबह शाम 6 से 7 घंटे तैरती है। और वही चंद्रकला का कहना है कि जब वह तैराकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने में उतरी तो कई लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके माता पिता का कहना था कि लड़की है, छोटे कपड़े पहनकर तैरेगी और अच्छा लगेगा। वही घर वालों ने लोगों की बात की परवाह किए बिना उन्हें समर्थन किया और प्रेरित किया गया। वही अपना पूरा सहयोग उनको दिया गया। वही घर वालों के सहयोग और कोच के मार्गदर्शन में उन्हें कई बड़े मुकाम हासिल किए और बड़े मेडल अपने नाम किए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस पार्टी की मशाल रैली के दौरान हुए हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में रोष है और इसी को लेकर इनके नेताओं का बयान भी सामने आया है। वहीं केदार कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पूर्ति के लिए छात्रावास के बच्चों का उपयोग कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी माफी मांगे और घायल बच्चों का इलाज सुनिश्चित करवाए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में शुक्रवार को जगदलपुर में कांग्रेस पार्टी के स्थायी नेताओं की अगुवाई में मशाल रैली निकाली गई। मशाल जलाने के दौरान हादसा हो गया। आग झुलसकर 5 लोगों ने कार्यकर्ताओं को अपनी चपेट में ले लिया था और इसी मामले ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। देखिए, हम लोग पूरे प्रदेश स्तर में लगातार राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के विरोध में लोकतंत्र का बचाव, इस संबंध में लगातार केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस आंदोलन कर रही है। और कल भी पूरे प्रदेश स्तर के सभी जिला मुख्यालय में मशाल यात्रा था और उसमें निश्चित रूप से कुछ दुर्घटनाएं हुई। उसके चलते कुछ हमारे लोग झुलस गए, लेकिन अभी मैं अस्पताल जाके आया, सुरक्षित है। जो अभी 4 है यहाँ पे, कुछ लोग को रायपुर रेफर किए हैं। हमारे सभी बड़े नेता लगातार संपर्क में हैं और इलाज भी अच्छा हो रहा है, सब सुरक्षित। पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए बच्चों को जिस आग में झोंक रही है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। कांग्रेस पार्टी अब उनके पास में उनके कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, जो छात्रावास के बच्चों को निकाल करके इस रैली में सम्मिलित कर रहे हैं, मशाल रैली में सम्मिलित कर रहे हैं। जगदलपुर की घटना पूरे प्रदेश, पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है। कांग्रेस पार्टी ने नेहरू छात्रावास के बच्चों को अपने रैली में सम्मिलित करवाया, उनको उनके हाथों में मशाल थमवा दिया और जो वहाँ की आगजनी की घटना हुई जिसमें हमारे कई बच्चे झुलस गए, जो बच्चे कहते हैं 9वीं से लेकर के 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, उन बच्चों को ये नहीं मालूम था कि वो किस कार्यक्रम में जा रहे हैं। उनके माता पिता बड़े आशा के साथ में वहाँ पर स्कूल में भेजते हैं, छात्रावास में प्रवेश कराते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इन बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, ये इस घटना से साबित होता है। कांग्रेस
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने संबंधित भूमि का रिकॉर्ड प्रतिलिपि शाखा के उपलब्ध न होने पर कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर एसडीएम को नोटिस जारी कर दिया। दरअसल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर विकासखंड में 665 एकड़ जमीन को अपने पूर्वजों का बताते हुए उनके नाम करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में वाद दायर किया और इसका रिकॉर्ड भी जिला प्रशासन को नहीं मिल पा रहा है। और इस मामले में जिला और सत्र न्यायालय ने कलेक्टर सरगुजा को नोटिस भेजकर 1 माह में जवाब मांगा है। जमीनों का रिकॉर्ड नहीं मिलने पर कलेक्टर ने एसडीएम अंबिकापुर और डिप्टी कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जो उन्होंने देने की सहमति की एक सूची बनी हुई है, उसका नाम इन्वेंट्री है और वो कलेक्टर के ऑफिस में भी होगी कि ये खसरा नंबर महाराजा सरगुजा की निजी संपत्ति मानी जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी मानी जाती है, पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती है। उन संपत्तियों में लुचकी बगीचा की भी संपत्ति है, उन संपत्तियों में। और मेरे कानूनी सलाहकारों ने मुझे ये सलाह दी कि पहला कि राजाओं के साथ जो संधि हुई वो जमीन सीलिंग एक्ट से मुक्त है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिसमें इस बात को रखा गया है कि वो मुक्त है। अगर वो मुक्त है तो क्या लुचकी की भी जमीन सीलिंग से मुक्त होगी? इस बाबत हम लोगों ने केस लगाया। और दूसरा, बगीचे हैं, ये कृषि जोत की भूमि नहीं है, तो सीलिंग एक्ट में 54 एकड़ जमीन असिंचित आप कृषि भूमि रख सकते हैं और 54 एकड़ भूमि जिसमें आप पेड़ पौधे फलदार पेड़ इत्यादि लगा सकते हैं। तो क्या उसमें हमको रिलीफ मिल सकती है क्या सीलिंग में जाने से? इस बाबत केस लगा हुआ है और उस केस के लिए कोर्ट भी दस्तावेज मांग रही है। और सबसे पहले तो बताऊं कि समाचार चैनल और जो समाचार पत्र हैं उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एसडीएम अंबिकापुर और कार्यालय जो अभिलेख प्रभारी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है कि टीएस सिंहदेव की भूमि के संबंध में जो सीलिंग का प्रकरण है वो न्यायालय में जमा नहीं किया गया, इसको तत्काल जमा कराएं। ये जो प्रकरण है ये 2 गांव की ज़मीन है। दरिमा के पास एक गांव है टपरकेला जहां लगभग 360 एकड़ ज़मीन है और दूसरा ज़मीन है कांति प्रकाशपुर का जहां पर कि 11 एकड़ ज़मीन टीएस साहब को मिली और बाकी ज़मीन सीलिंग में चली गई। ये जो दोनों गाँव की ज़मीन है ये टीएस सिंहदेव की पैतृक संपत्ति है जो कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर महाराजा रामानुज सिंहदेव साहब को ने जो अपने इन्वेंट्री के तहत अपने निजी स्वामित्व में रखा था और उनके बाद जो है पैतृक भूमि के रूप में उनको प्राप्त हुई। जो राजा हैं इनके खिलाफ जो है किसी प्रकार का सीलिंग प्रकरण या कोई कार्रवाई इनकी भूमि या संपत्ति के संबंध में नहीं की जा सकती, जैसा कि आर्टिकल 364 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रावधान है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश और भी न्यायालयों के निर्णय हो चुके हैं। इसी आधार पर इनकी जो ज़मीन सीलिंग में गई है दोनों जगह, हमने सिविल सूट फाइल किया हुआ है 7-8 साल पहले से और उसमें हमने डिमांड किया था कि जो सीलिंग केस है वो उसको मंगाया जाए कोर्ट से। कोर्ट ने कई बार उनको नोटिस दिया और जानकारी भी मंगाया लेकिन नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शनिवार को बेमेतरा से धमधा जा रहे थे और इस दौरान देवर बीजा में वरिष्ठ बीजेपी नेता संजीव तिवारी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भव्य स्वागत किया गया और वहीं बीजेपी प्रदेश मंत्री और पूर्व विधायक अवधेश चंद्र का वहां पर स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य की कांग्रेस सरकार में 4 साल के कार्यकाल में एक भी दावा पूरा नहीं कर पाई है, जबकि जनता को विश्वास दिलाने में ये लोग गंगाजल लेकर कस्में खा चुके हैं। राज्य सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार का वादा किया पर किसी को रोजगार नहीं मिला। शराबबंदी का भी वादा निभाया। लोधी समाज का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए जाते जाते यहाँ रुकना हुआ। यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलने का, बातचीत करने का अवसर मिला और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर गर्मजोशी से स्वागत किया है। जिस प्रकार से हमारे इस मंडल में मजबूती से काम हो रहा है, हमारी मंडल की पूरी टीम पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 4.5 सालों में राज्य की भूपेश बघेल की सरकार ने
लोगों को ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। 4.5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़, भ्रष्टाचार का गढ़, माफियाओं का गढ़, नशे का गढ़ बना दिया है। विकास के सारे काम ठप हैं और सबको धोखा देने का काम हुआ है। जन घोषणा पत्र के एक भी वादे को इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। लोगों में सरकार के खिलाफ तीव्र आक्रोश है और परिवर्तन की हवा चल रही है। हम आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के भोला पठार में पहुंची छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका कविता वासनिया ने कहा कि महिलाओं को चौथा बर्तन भी मानती है, वहीं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन रूपी गाड़ी को खींचने के लिए बराबर साथ देती है। वहीं महिलाएं आज छोटे बड़े सभी काम पूरी तन्मयता के साथ नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हर क्षेत्र में इनके कार्यों को नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही साथ कहा कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के अवसर पर उनका सौभाग्य मिला है और उन्होंने क्षेत्रीय लोक कलाकार खोमेश मानिकपुरी की तारीफ करते हुए कहा कि लोक संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। आयोजन समिति के सब जते सदस्य हैं उनला मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूँ कि मैं यहाँ भोला पठार में पहली बार आए हूँ और यहाँ तक सुघर आयोजन ला देख के मोर मन गदगद है, बहुत खुश है। और जैसे भैया हा पूछी से कि मैं हाँ सन 1971-72 ले गावत हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि हमार जमाना में ऐसे रही से कि हमन जो भी काम ला करन बहुत मेहनत से करन, संघर्ष पूर्ण रही से और समर्पण के भावना से करन और ओकरे मेहनत के फले की मुला सन 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा मंदराजी सम्मान से सम्मानित करे गए हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा उनमें अंतर पाता हूँ कि अभी के जो कलाकार हैं उनमें थोड़ा सा मेहनत और छत्तीसगढ़ के जंगलों में इस समय महुआ का फूल का सीजन है और वही महुआ फूल को इकट्ठा करके ग्रामीण बाजारों में बेचते हैं। महुआ से ग्रामीणों को थोड़ी बहुत आमदनी हो रही है। ग्रामीण परिवार, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी महुआ पेड़ के नीचे पहुंचकर महुआ चुनने में लगे हैं। वही ग्रामीणों के लिए महुआ का सीजन आर्थिक रूप से आय प्राप्त का जरिया होता है, तो वही जंगलों में बहुतायत में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। लिहाजा गाँव में रहने वाले लोग इसके फूल को इकट्ठा करके सुखाते हैं और फिर बाजारों में बेचते हैं। इन दिनों महुआ का सीजन शुरू होने के लिए ग्रामीण अपने परिवार के साथ महुआ बीनने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद से खबर है, जहां आज गश्त सर्चिंग के दौरान पुलिस द्वारा थाना कोयला बेड़ा में के अंतर्गत जुंगला जंगल में नक्सलियों के द्वारा बनाए गए नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि जुंगड़ा जंगला में नक्सलियों द्वारा एक स्मारक बनाए गए, जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में पंडित विजय शंकर मेहता के द्वारा हनुमान चालीसा का व्याख्यान किया गया। वहीं परिवार प्रबंधन पर विशेष उद्बोधन देते हुए उन्होंने कहा कि आज के युग में परिवार के टूटने का मुख्य कारण है कि आज के परिवेश में लोग अध्यात्म को दूर छोड़ देते हैं, जिसके चलते एकल परिवार में तब्दील हो जाता है और लोगों के दुख का कारण बनता जा रहा है। पंडित मेहता ने कहा कि लोगों को हनुमान जी जैसे बनने के लिए और काम करने के लिए नियमित आध्यात्मिक होना जरूरी है और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर उसको अपने जीवन में उतारने के लिए कभी भी निराश और हताश नहीं होंगे। पूछा कि भाई एक ब्रह्मचारी और परिवार प्रबंधन कैसे जानते हैं, तो हनुमान जी ब्रह्मचारी तो हैं, लेकिन हनुमान जी का जो मूल स्वभाव है उसमें सेवा और प्रेम, दो चीज़ें कूट कूट के भरी हैं। प्रेम तो इतना लबालब है हनुमान जी में कि जब कोई व्यक्ति प्रेमिल होता है
तो उसके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलते हैं। तो हनुमान जी के शरीर से 24 घंटे इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलते हैं कि उनका शत्रु भी थोड़ी देर बाद उनकी प्रशंसा करने लगता है। अगर आप कभी सुंदरकांड देखें तो जब हनुमान जी लंका गए तो सुरसा नाम की राक्षसी उनको खाने आई। सुरसा ने मुंह फैलाया, हनुमान जी बड़े हुए फिर छोटे हुए बाहर निकल आए, तो सुरसा उनको आशीर्वाद दी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में सड़क दुर्घटना को लेकर एक घायल व्यक्ति जिला अस्पताल के लिए उपचार करवाने में वहां पर पहुंचा था, जहां पर जिला चिकित्सालय परिसर में घूम रहा था। उसी दौरान एम्बुलेंस चालक ने तेज गति से चलाते हुए व्यक्ति के ऊपर एम्बुलेंस वाहन चढ़ा दी। व्यक्ति के ऊपर वाहन का पहिया चढ़ते देख परिसर में खड़े अन्य व्यक्तियों ने एम्बुलेंस चालक को आवाज देकर रोकने का प्रयास किया। तब तक एम्बुलेंस चालक ने व्यक्ति के ऊपर वाहन चढ़ा दिया। एम्बुलेंस वाहन के पहियों को दबाकर व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया और इसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो आपको बता दें कि अब खबर जो है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से है, जहां कोंडागांव जिले के केशकाल घाट में जाम लग गया और घाट के नीचे तमाम वाहनों के फंसने की से हालात जो है बद से बदतर हो गए। वहीं जाम से घाट में कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा। घाट के जाम हटाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक प्रशासन मशक्कत करते हुए दिखाई दिए। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ट्रक चालकों के द्वारा ओवरटेक के कारण केशकाल घाट में जाम लगता है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना की शुरुआत की और इस योजना के लिए मॉनिटरिंग जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कर रहे हैं। लाडली बहना से सीएम की महत्वाकांक्षा योजना बताई जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जब भी मौका मिलता है महिलाओं के बीच जाकर इस योजना के फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया स्वयं देखते हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण हमारे सभी सरपंचगण, सरपंच सहित सभी हमारे जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण, सभी साथीगण, मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, आज इस विशेष ग्राम सभा में जो लाडली बहना से संबंधित है आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, लगातार प्रदेश विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास का प्रकाश गांव में भी पहुंच रहा है। एक तरफ है अधोसंरचना का विकास। मुझे बताते हुए खुशी है कि गांव में सड़कों से कनेक्टिविटी, गांव में पीने का पानी, गांव में मकान, गांव में सड़कें, गांव में पंचायत भवन, सामुदायिक भवन जैसी व्यवस्थाएं, गांव में स्कूल, गांव में आंगनबाड़ी, गांव में जहां अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र से लेकर ऊपर तक के वहां उनकी व्यवस्था। तो अगर आप देखेंगे तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।